आप देख रहे हैं 110 फिल्म्स पाकिस्तान का निहायत मुनफरिद प्रोग्राम 110 आर्ट, और आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं अब्दुल जब्बार गुल। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, थैंक यू वेरी मच 110 फिल्म्स पाकिस्तान के प्रोग्राम में आने के लिए। वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आई एम रियली ग्रेटफुल ऑफ 110 फिल्म्स कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरे को ख़ास के बारे में जितना मैं जानता हूँ और आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ कि आप सिनेमा बोर्ड लिखा करते थे और आज आप पाकिस्तान के स्कल्पचर की तारीख लिख रहे हैं। तो उस शहर में जहाँ आर्ट की अवेयरनेस नहीं थी, किस तरह ख्याल आया? मैं जितना याद करता हूँ अपने बचपन को, तो मुझे ऐसा ये नहीं पता था कि मुझे इवेंचुअली करना क्या है, बट मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे आर्ट करना है। अब आर्ट की ऑब्वियसली वहाँ उस छोटे शहर में एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत लिमिटेड एक्सपोजर था। तो सिनेमा होर्डिंग पेंटर्स और कमर्शियल जो बोर्ड पेंटर्स हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे आर्ट के। तो मेरा ख्याल में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्लास 6 में 7 में था, तो आउट ऑफ ब्लू में एक दिन एक सिनेमा होर्डिंग पेंटर के पास चला गया और मैंने कहा कि जी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सीखना चाहता हूँ मैं। तो और उन्होंने भी बहुत एक अजीब तरह का रिस्पॉन्स दिया कि आप कल से आ जाओ। तो घर वालों ने नहीं रोका कि कहाँ जा रहे हैं, कोई जगह जाने की? घर वालों का कंसर्न था, एक चेक था, और लेकिन शायद मेरा पैशन या मेरा शौक़ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उसके आगे हथियार डाल दिए। और मेरी जो स्टडीज़ थी वो भी ठीक चल रही थी, तो उन्हें ऐसा जो उसका प्रॉब्लम नहीं था कि ये पढ़ने में कमज़ोर है या कुछ है। तो मैंने कभी भी अपनी उस आर्ट प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी एजुकेशन को कभी भी जो है ना वो गड़बड़ नहीं होने दिया। सिनेमा का कल्चर और उस तरह का शहर, कोई खौफ नहीं था उन लोगों में रहने का? और सिनेमा से फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था एनसीए तक आने का? उस दौरान कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यूवर्स उससे कुछ सीख सके? सिनेमा का कल्चर बहुत बुरा था और बहुत इनसिक्योर था, आई वुड से, स्पेशली एक बच्चे के लिए जिसकी उम्र 12-13 साल हो। लेकिन समहाउ मेरे पेरेंट्स में मेरे वालिद, वो उनका एक चेक था, और उनके कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको उन्होंने कह दिया था कि ये बच्चे को बहुत शौक़ है और ये रात को देर तक यहाँ पे काम भी करता है, तो ज़रा इसका ख्याल रखना। तो शायद उसकी वजह से मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहा, ऑल्दो के बहुत अर्ली स्टेज पर ही बहुत एक अलग तरह का जो है वो कहना चाहिए कि एक माहौल मैंने एक्सपीरियंस कर लिया सिनेमा में। आई थिंक वो सिनेमा पेंटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो चल रही थी, और 8वीं या 9वीं क्लास में मैंने अपने तौर पे बोर्ड लिखना शुरू कर दिए। फिर समहाउ मेरी मुलाकात आपसे हुई, जो आज आर एम नहीं में। तो हमने मिलके कुछ चीज़ें शुरू की। आप उस वक्त जमील उस्ताद की दुकान पे काम करते थे, तो मैंने भी आपको ज्वाइन किया। फिर हम दोनों ने, और जैसे आपको पता है कि मेरा शायद तस्वीरों की तरफ इंटरेस्ट कम था, मेरा लिखने की तरफ ज़्यादा था। तो जो बोर्ड हम बनाते थे उस पर तस्वीर आप बनाते थे, लिखता मैं था। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर ग्रेजुअली मैं तस्वीरों का भी शौक़ हो गया और वो पेंटिंग भी शुरू हो गई। सो फिर मैं आपसे मिलने के लिए एनसी आया, और वहाँ पे चीज़ें देख के लगा कि यार ये अच्छा, उस वक्त पता चला कि हाँ ये आर्ट एक जो है एक ऐसी फील्ड है जिसको पढ़ा भी जा सकता है, यानी जिसमें आप बैचलर या मास्टर या जिसमें कोई डिग्री भी ले सकते हो। उससे पहले तो वो एक पोर्ट्रेट एज इट इज़ बना दिया तो आप मास्टर हो गए, या कैलीग्राफी अगर आपने लिखनी है और वो बहुत एक्यूरेट लिख दी तो वो आप। सो वो आई थिंक प्रॉबली आई वुड से कि एक फर्स्ट स्टेप था एनसीए में एडमिशन होना। तो एनसीए को बाहर से देखना और एनसीए में 4 साल गुजारना, क्या फ़र्क पड़ा उस जब्बार में जिसने बाहर से आके देखा था और 4 साल गुजारे? जब एनसीए में आए तो पता चला कि जी डिज़ाइन भी होता है, आर्किटेक्चर भी होता है, तो फाइन आर्ट में जो है वो पेंटिंग भी है, प्रिंट मेकिंग भी है, स्कल्पचर भी है। आई थिंक मेरी ब्लेसिंग ये थी कि मैंने अपने आप को हमेशा ओपन रखा चीज़ों को लर्न करने के लिए और चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए। सो जैसे आपको पता है कि मैंने एडमिशन एनसीए में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में लिया। याद है।
और उसकी भी एक लंबी हाँ, कहानी है, उसकी जो भी एक बड़ी लंबी लड़ाइयाँ कहानी है और जो कि और आई वॉज डूइंग रियली गुड इन डिज़ाइन। मतलब मैं सेकंड ईयर डिज़ाइन में मैंने अपना एक स्टूडियो सेटअप कर लिया। थर्ड ईयर डिज़ाइन में मेरा एक अपना ऑफिस था और मैं प्रोफेशनल जो है वो जॉब्स कर रहा था। मेरे अपने क्लास फेलोज मेरे एम्प्लॉय थे, मुझसे जूनियर जो है वो आके इंटर्नशिप करते थे, तो आई वॉज डूइंग रियली गुड। लेकिन थर्ड ईयर डिज़ाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे कि मुझे लगा कि यार ये जो है वो मेरा एरिया नहीं है, बिकॉज आई वॉज डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स। जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे डिक्टेट करता था और कि ये बना दो, ये बना दो, और मेरे अंदर ये था कि मैं वो करूं जो मुझे करना है, यानी मैं जो करना चाहता हूं। सो थर्ड ईयर डिज़ाइन कंप्लीट होते ही मैंने डिसाइड किया कि ये रास्ता वो नहीं है जिस पे मुझे चलना है। सो आई स्विच टू फाइन आर्ट्स। लेकिन समहाउ वो सेकेंड ईयर में जब स्कल्पचर का एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ और वो एक क्ले के साथ एक 3D फॉर्म बनाने का, उसने बिल्कुल एकदम जो है वो कुछ और ही जावियों से चीज़ें देखने का जो है वो मौका दे दिया। और मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा एरिया है जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत चैलेंजिंग था। और जैसे कि पता है मैं अक्सर अपने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब मैं स्कल्पचर की क्लास में गया तो मुझसे ये स्कल्पचर लफ्ज़, क्योंकि उस ज़बान घूम नहीं रही थी, तो मुझसे मैं पता नहीं क्या बोल रहा था। और तो उस बैकग्राउंड के साथ जहाँ आपको स्कल्पचर का लफ्ज़ भी ना पता हो, आप स्कल्पचर एक एज ए मेजर ले लें, और जब मैंने वो मेजर लिया तो बहुत डिस्करेजमेंट कि इसमें क्या करोगे, इसका क्या एक्सपोजर है, इस मुल्क में तो इसका कोई स्कोप नहीं है। लेकिन बस वो एक डिटर्मिनेशन थी कि यही करना है। नहीं, वो उस ख्याल, उस सब्जेक्ट को देख के आया या कुछ इस तरह के असातिज़ा थे कि जिनके काम को देख के या जिनकी बातचीत को सुन के आपको लगा कि शायद ये एरिया जहाँ जो मेरा एरिया है? मैं एक दो टीचर्स का नाम, आसिफ साहब के कुछ कमीशन प्रोजेक्ट से, खलील चिश्ती होते थे वो कुछ कर रहे थे, लेकिन शायद वो बेसिक फैसिनेशन वहीं से हुई होगी। बट प्रॉबली विद इन माई सेल्फ उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी कि मुझे ये करना है। स्कल्पचर से पास कर लिया आपने, आपको लाहौर में शैला सहगल, जो लाहौर गैलरी जिनकी है, उन्होंने आपको स्पेस ऑफ़र किया, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर क्यों ख्याल आया कि लाहौर छोड़ के कराची जाया जाए? उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप लाहौर आर्ट गैलरी में आ जाएं, हम आपको जो है वो गैलरी स्पेस प्रोवाइड करेंगे, स्टूडियो स्पेस प्रोवाइड करेंगे, और विदाउट एनी चार्जेस, यानी मुझसे कोई रेंट कुछ भी नहीं। सो मैंने वहाँ पे काम शुरू किया और कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने एग्जिबिट करना एग्जिबिट भी की, और वहाँ से बहुत बेहतर रिस्पांस भी आया। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मैं बहुत कंटेंट होता जा रहा हूँ, यानी बहुत मुझे ये लगा कि जो मेरा फ्रीडम है चीज़ों के बारे में या अपने काम के लिए, वो कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए शहर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? हमें भी ज़रूरत थी आपकी यहाँ। नहीं, मैं अब भी यहाँ हूँ। मैं बहुत एक्सप्लोर करना चाहता था। लाहौर में 8-9 साल रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैं अब भी इसको अपना दूसरा घर, मीरपुर खास के बाद ऑब्वियसली मेरा ये दूसरा घर है, लेकिन मैं और एक्सप्लोर करना चाहता। मैं चाहता था कि चीज़ें ज़रा और तरीके से देंगे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कराची मूव कर जाऊँ। तो कराची में लोगों ने किस तरह रिसीव किया आपको एज स्कल्प्टर? पहला शो जो आपका स्कल्पचर का था, ये चीज़ बहुत एक समझने की है कि जो हम अक्सर बात भी करते हैं कि कराची और लाहौर के डिफरेंस को, लाहौर में समहाउ आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप किसी बैनर के अंडर रहते हो, यानी उस्तादों का शहर है। हाँ, ये तो एग्जैक्टली उनसे छोटे ही रहेंगे। हाँ, बच्चों, हाँ, आप हमेशा छोटे रहते हो। कराची का एडवांटेज ये है कि आप, जब मैं गया हूँ ना, तो मैं बस अब्दुल जब्बार गुल हूँ। मैं उसको नेगेटिव या पॉजिटिव वे में नहीं कह रहा, मैं उसको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं था, मुझे एज एन आर्टिस्ट लिया गया। मैंने एफर्ट की, स्ट्रगल की, मेहनत की, काम किया, काम एग्जिबिट किया, तो मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते गए। तो ऐसा ख्याल नहीं आया जितनी इसमें मजदूरी इन्वॉल्व है, हालांकि आप इन टूल्स से बचपन से अपने फादर की शॉप पे खेलते आए, कभी खौफ नहीं हुआ कि इतना मुश्किल काम जो आसपास लोग नहीं कर रहे हैं, क्या उसमें फ्यूचर देख रहे थे आप? सर्वाइव कर सकेंगे? क्या होगा मेरा फ्यूचर? ऐसा क्यों फियर? क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जो है वो इस डर से निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें एक फिजिकल लेबर भी इन्वॉल्व है, इंटेलेक्चुअल लेबर भी, फिर स्कोप भी उस तरह का नहीं जिस तरह पेंटर्स को जनरली यहाँ पे लिया जाता है। तो कोई ऐसा फियर कहीं बीच में आया? उस वक्त भी मुझे ये पता था कि स्कोप ऐसा कोई चीज़ नहीं है, स्कोप आप बनाते हो। और मैं अब भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सेल करते हो तो स्कोप बनता है, और अगर आप एक्सेल नहीं करते, आप मीडियोकर रहते हो, तो किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं है। सो स्कल्पचर जब एक पैशन के तौर पे और एक उस तरीके से कि यही करना है, तो फिर कश्तियाँ जला दी। फिर
वो टाइम भी आया जब ऑब्वियसली रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंशियल वो भी थे, लेकिन गिव अप नहीं करना। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो जो स्ट्रगल का पीरियड है, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, वो अगर आप सस्टेन कर गए ना, तो फिर तो आप कागज़ पे लकीर भी लगा दें तो लोग उसके भी पैसे देने को तैयार होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि थीसिस में जब यहाँ पे मेरा कुछ काम बिका तो मेरे पास कोई 60-65 हज़ार रुपये आए। बड़ी रकम थी सर। हाँ, उस वक्त वो बड़ी रकम थी। तो जनरली जो दूसरे मेरे साथ थे, कोई जो है वो पैंट्स खरीद लाया, कोई शर्टें खरीद लाया और शॉपिंग करके लेविश किस्म की जो चीज़ें लेकर आए। यू वोंट बिलीव कि मैं सेकंड डे यहाँ पे वो शालमी मार्केट है या कौन सी मार्केट में, वहाँ गया और मैंने 30,000 रुपये के वहाँ से चैन सॉ, कटर और चिज़ल्स और ये वो ख़रीदे, और बकाया 20-25 हज़ार की मैं जाके एक लकड़ी की टाल पे, एक पठान की टाल थी, मैं वहाँ से वुड खरीद के लाया। सो 60 में से 50 या 55 हज़ार मैंने टूल्स और मटेरियल पे लगा दिए 4। अच्छा, अब मैं जब रिकॉल करता हूँ वो मेरा एक्शन क्या था, बेसिकली वो एक्शन ये था कि आई एम हेयर टू स्टे, मुझे काम करना है। सो आई थिंक आज जो कुछ भी है वो उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट का। ये फॉर्मूला सबको बताएं ताकि लोग मल्टीप्लाई करना सीखें। मैं बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि वो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कि फिर थीसिस का एक काम बिका तो एक छोटी सी गाड़ी लेना, फिर वो कुछ जो वुड कार्विंग यहाँ सेल हुई, फिर मैं वो सारा जब कराची में हुआ तो मैं सारा वो कराची ले गया, कराची में जो इनकम्प्लीट पीसेस से उनको फिनिश किया। सो वो जो 40-50 हज़ार की या 60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी, आज जो कुछ भी है उसी के। पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लिया, दुनिया घूम ली, बहुत सारी रेजिडेंसीज में भी आप गए हैं। फिर जो मुझे आपका बड़ा रिमार्केबल प्रोजेक्ट याद है वो कोरिया का था, जो किसी स्कल्पचर गार्डन के लिए किया था आपने, मेरे ख्याल है। काफ़ी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस था और उसको किस तरह कंपेयर करते हैं, जो यहाँ आप आर्ट करते हैं और वहाँ कहाँ पजीराई किस तरह से हो रही है। फॉरेन ऑफिस से मुझे एक दिन कॉल आई कि आपको साउथ कोरिया से एक इनविटेशन आया हुआ है और वहाँ पे एक स्टोन स्कल्पचर सिंपोजियम है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। सो मैंने ना वहाँ अप्लाई किया था, ना मुझे कोई एज सच पता था। मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे जाना चाहिए। और उसकी मैं ज़रा सी ब्रीफ आपको बताऊं कि वो एक प्राइवेट वेंचर है, और जो बंदा वो कर रहा है उसकी अपने माउंटेन्स और वो सारा उसका रॉक्स का और स्टोन का बिजनेस है। सो आज से 20-25 साल पहले उसको किसी ने शायद किसी पॉइंट पे एडवाइस किया कि ये जो आपका जो बिज़नेस है इसको किसी और तरह से देखो, लोगों को बुलाओ यहाँ पे और स्कल्पचर्स को बुलाओ और उनको ये मटेरियल और टूल प्रोवाइड करो और उनसे स्कल्पचर्स बनवाओ। तो उसे वो शायद वो आइडिया समझ आ गया और उसने फिर लोगों को बुलाना शुरू किया और वहाँ पे। सो अब वो जो बोरियोंग सिटी में उसके पास मोर देन आई वुड से 500-600 आर्टिस्ट के ह्यूज साइजेस के स्कल्पचर्स हैं। वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लोग वहाँ पे टिकट लेकर जाते हैं और अंदर जाकर चीज़ें देखते हैं। सो इसको बताने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं और वो ज़रा सा इंटेलिजेंटली उन रिसोर्सेज को यूज़ करे तो काया पलट जाती है जगहों की, चीज़ों की। कोई ऐसी एप्रिसिएशन जो हमने ना की और उन्होंने कर दी हो? यहाँ पे भी तो लोगों ने बड़ा सराहा है आपको। यार एक कॉम्प्लीमेंट जो अभी मैं याद करता हूँ तो मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। वो ये हुआ कि जब वो फाइनल मैंने डिस्प्ले कर दिया, जब हमने वो इंस्टॉल कर दिया वो फिगर्स जाके, सो मेरा होस्ट जो है वो मेरे पास आया और आके उसने मुझे कंधे पर ऐसे थपकी दे के कहा, ज़रा अंग्रेज़ी वीक होती है तो जो एग्जैक्टली उसके लफ्ज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे याद है। तो उसने मुझे ऐसे थम दिखा के कहा, जब्बार वेल डन, 10,000 ईयर मैन कम विल सी योर स्कल्पचर। अच्छा, मुझे एक सेकंड के लिए तो समझ नहीं आया कि क्या कह रहा है। देन आई रियलाइज, ओह माय गॉड, वो ये सोच रहा है कि ये फॉर्म, ये स्टोन में ये हो सकता है 10,000 5,000 साल तक सस्टेन। शायद उस मटेरियल की एज इस तरह की जो हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती। हालांकि कोऑपरेट सेक्टर यहाँ पे भी है, अगर वो भी सोचें, इस तरह की एजेंसीज जो कंपनी काम कर रही हैं, अगर उनका ये विजन हो तो हम पाकिस्तान में टूरिस्ट भी ट्रैक कर सकते हैं और इंटेलेक्चुअल्स को हम बहुत सिक्योर कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक जिनके पास रिसोर्सेज हैं जो उस चीज़ को कर सकते। अब क्या हमारे यहाँ पे स्टोन के बिजनेस करने वाले नहीं हैं? बहुत सारे हैं। क्या वो सारे, अब जो उसका वर्कशॉप था उसमें वो सारे टूल्स यहाँ हमारे पास हैं, लेकिन वो विजन नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर वो विजन और वो अंडरस्टैंडिंग हो तो आप टूरिस्ट को क्या, आप मतलब आपका पूरा कल्चर, आपकी पूरी परसेप्शन, आपकी पूरी सोसाइटी चेंज हो सकती है। 10 साल आपने इंडस वैली
स्कूल में पढ़ाया कराची में, और जिस डेडिकेशन से आप काम कर रहे थे, डेफिनेटली इस तरह के टीचर्स की हर जगह ज़रूरत होती है। तो उस इदारे का आप पे एक हक़ था, आपने क्यों छोड़ने का फ़ैसला कर लिया उसे? मैंने एग्जैक्टली 98 से लेकर 2008 तक इंडस वैली में पढ़ाया, और मैं दोनों अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस और अपनी टीचिंग को बहुत साथ लेके चल रहा था, और रेगुलरली एग्जीबिशन वगैरह कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे लगा कि आइदर आई शुड बिकम ए फुल टाइम टीचर या फुल टाइम प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। अच्छा, अब शायद अगर मैं कुछ और कर रहा होता तो शायद मैं मैनेज कर लेता, लेकिन समहाउ स्कल्पचर एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आपको उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा देना पड़ता है। तो अब शायद मैं दुनिया की हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, लेकिन अपनी जो आर्ट प्रैक्टिस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग क्विट कर देनी चाहिए और मुझे अपनी जो है वो स्टूडियो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वही बात है कि स्कल्पचर से खाना कमाना बहुत मुश्किल था किसी टाइम पे, लेकिन आज जो कुछ भी है वो स्कल्पचर की वजह से। आपकी एक सीरीज़ विंग्ड थॉट्स, यही लफ्ज़ है इफ आई एम करेक्ट। इंटेलेक्चुअली उस काम को किस तरह देखते हैं, जो बाहर दुनिया में जिस तरह का काम हो रहा है और अपने काम को किस तरह प्लेस करते हैं, कनेक्ट किस तरह करते हैं इन दोनों चीज़ों को? यार, इसमें यह है कि मेरा पर्सनली ये बिलीव है कि हम सब दो दुनियाओं में रहते हैं, एक है फिजिकल वर्ल्ड और एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो समटाइम्स एज एन आर्टिस्ट आप इंस्पायर होते हो जो कुछ आपके इर्द गिर्द फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, और समटाइम आप इंस्पायर होते हो कि जो आपकी विद इन योर सेल्फ हो रहा होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे काम में जो मेरी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कह लें उसको, या जो मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं उनका एक्सप्रेशन होता है। सो ये सीरीज़ मैंने कोई इंटेंशनली डेवलप नहीं की, मतलब एकेडमिक काम में जब कर रहा था तो उसमें भी मुझे मज़ा आता था, और उसमें भी मैं कोशिश करता था कि कुछ चीज़ों को इनडायरेक्टली देखने की, समझने की कोशिश करूं। सिंप्लीफिकेशन की तरफ नेचुरली चीज़ें गई, तो वो एक ऑर्डिनरी सोल वाली सीरीज़ डेवलप हुई जिसमें वो वुड कार्विंग्स, वो फिर वो सिंप्लीफाइड होते होते वो बहुत एक मिनिमलिस्टिक सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो उस वक्त आई थिंक 2004-05 तक मेरा मेन फोकस वुड में था। फिर अगेन मैंने सोचा कि ज़रा सा ये बहुत एक काइंड ऑफ कन्फाइंड मटेरियल है, बहुत रेस्ट्रिक्ट करता है मुझे, तो मुझे कुछ मटेरियल चेंज करना चाहिए, मीडियम चेंज करना चाहिए। तो मैंने मेटल में काम करना शुरू किया। तो फिर उसके साथ साथ ये विंग्स ऐड करके उसी फॉर्म में ये विंग्स थॉट की सीरीज़ डेवलप हुई कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसकी सिंबॉलिक, उन थॉट्स की सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस विंग थॉट के ज़रिए। जब आप अपने पास्ट को रिविजिट करते हैं तो कहीं लगता है कोई ऐसा फैसला जिसकी रिग्रेट हो या बहुत खुशी होती हो? शायद जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मुझ पर, वो ये है कि कोई रिग्रेट नहीं है। और रिग्रेट आई थिंक उस वक्त होती है जब आप इंटेंशनली किसी एक को या बहुत सारों को नुकसान पहुंचाने या तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। अनइंटेंशनली तो हो ही जाता है ना कि आपसे कोई नाराज़ भी हो जाता है, और आप, लेकिन इंटेंशनली अगर आपने किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई और किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो तो फिर रिग्रेट नहीं होती। सो आई फील ब्लेस्ड कि मैं जितना भी याद करता हूँ, जितनी भी मेरी याद, ऐसा कोई नहीं, मैंने कभी लोगों की टांग खींच के उनको नीचे करने की कोशिश नहीं की। और मेरा ये बिलीव है, और मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी सारी एनर्जी अपने आप को अपलिफ्ट करने में लगाता हूँ, यानी अपनी सोच को बेहतर करना, अपने काम को बेहतर करना, एज ए पर्सन अपने आप को इवॉल्व करना, डेवलप करना। तो हम तो यही सुनते हैं कि आर्ट लोगों की ज़िंदगियाँ अपलिफ्ट करता है। तो आपको लगता है कि वो कोई किसी कौम को गिरा भी सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो एक लोकल मार्केट में हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में, इनकी कुछ सोच में फ़र्क है या ऐसे ही जैसे हम समझते हैं? आर्ट का ऑब्वियसली बहुत बहुत मेजर रोल है। आपका आर्टिस्ट जिस तरह से सोचता है, ठीक है, आपका इंटेलेक्ट जिस तरह से सोचता है, तो वो मल्टीप्लाई होता है आपकी सोसाइटी में। मेरी सोच अकेले की सोच नहीं है, क्योंकि जब मैं एग्जिबिट करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, या जैसे ये इंटरव्यू हो रहा है, सो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ मासे से। अब मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू 2 लोग देखेंगे, 10,000 देखेंगे, 10 लाख देखेंगे, 10 करोड़ देखेंगे। सो वो बात प्रोपोगेट होती है। अब अगर मैं किसी एजेंडा को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो भी मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी बात करना चाहूँ तो भी ये मेरे पास प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में आज स्पेशली आपके शहर कराची में, वो आपका नहीं, मेरा भी इतना ही है, हम सब का है, लाहौर में भी गैलरीज हैं, तो उन गैलरीज का रोल किस तरह देखते हैं प्रमोशन के हवाले से, ख़ास तौर पर आर्टिस्ट की? देखें, इसमें कुछ अर्से पहले भी मैंने बात की थी, इस वक्त
शायद बहुत बेहतर हालात हैं आर्ट के हवाले से और आर्ट की प्रमोशन के हवाले से। और एक बहुत फॉर्चुनेट बात यह है कि हर तरह के आर्ट का अप्रिशिएट करने वाला भी मौजूद है, उसको प्रमोट करने वाला भी मौजूद है, उसको कलेक्ट करने वाला भी मौजूद है। तो आपका ख्याल है कि हमारे आने वालों को इससे घबराना नहीं चाहिए? एग्जैक्टली सिर्फ यह है कि डिटर्मिनेशन, जैसे हम बार बार बात करें कि बहुत से लोगों का ख्याल है और शायद होगा भी कि इस कल्चर में आप सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन आज ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग में स्कल्पचर्स लेके डिस्प्ले किए हुए हैं। मैं आपको ऐसे कराची में घर दिखा सकता हूँ जिसमें कोई पेंटिंग नहीं है, सिर्फ स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। सोशल मीडिया का रोल पाकिस्तान में और इसमें 110 फिल्म्स पाकिस्तान किस तरह देखते हैं? 110 फिल्म पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्ट की डॉक्यूमेंटेशन में। और आने वाला वक्त वो डिजिटल टाइम है, तो लोग शायद चीज़ों को इसी मीडियम के थ्रू याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, आपने हमारे नाजरीन को वक्त दिया कि वो आपके ख्यालात के बारे में जान सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को स्कल्पचर ऑप्ट करने में एज मेजर वो हिम्मत करेंगे और हौसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वन 10 फिल्म्स पाकिस्तान का एक मुनफरिद प्रोग्राम 110 आर्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।